हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अभ्युदय केंद्र मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। अटेंडेंस आप जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए। उम्मीद है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको सारे सब्जेक्ट्स को इन्हेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, जो भी आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट अपने पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, जो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट आप अपने पढ़ते हैं उनको इन्हेंस करने का काम करंट अफेयर करता है। इसलिए करंट अफेयर से बचना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चर्चा का विषय है आज पीएम दक्ष योजना। अभी हाल ही में 2 दिन पहले पीएम दक्ष योजना चर्चा में रही है। चर्चा का कारण क्या है? हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, देखिए कौन सी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है वो आपको याद रखना है यूपीएससी के लिए। ओके, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित समूहों को, इसमें कुछ समूहों को लक्षित किया गया है, टारगेट किया गया है, चिन्हित किया गया है। उसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी, इस जो पिछड़ी मतलब जातियां हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। उनको कौशल विकास योजनाएं उन तक सुलभ तरीके से पहुंचाने के लिए, ये किसके लिए है? कौशल विकास योजनाओं के लिए, कौशल विकास के लिए। पीएम दक्ष योजना बेसिकली कौशल विकास से संबंधित जो लाभ हैं वो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी, जो भी टारगेटेड समूह हैं उन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने पीएम दक्ष पोर्टल शुरू किया है और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। ओके, इसलिए ये चर्चा में आ गया। पीएम दक्ष योजना 2020-21 से लागू की जा रही है। टाइम पीरियड याद रखिएगा। इसके पात्र लक्ष्य समूहों को कौशल विकास पर अल्पावधि प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि अल्पावधि का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। जो इसके लक्षित समूह हैं कौन कौन है? आर्ता देख लीजिए, अनुसूचित जाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लोग, विमुक्ति जनजाति, आप एसटी लिख सकते हैं, कचरा बीनने वाले लोग, हाथ से मैला ढोने वाले लोग, ट्रांसजेंडर, अन्य समान श्रेणियों के लोग जो हाशिए पर रहते हैं, वो सारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अर्ह व्यक्ति हैं या वो पात्र व्यक्ति हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी शिक्षण संस्थानों में चलाया जाएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्र के जो कौशल परिषदें हैं, यानी कि स्किल काउंसिल्स हैं, जिन क्षेत्रों में स्किल काउंसिल्स बनी हैं, एवं अन्य विश्वसनीय संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे या कार्यान्वित कराए जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, कार्यान्वयन कौन करेगा? ये मंत्रालय के अंतर्गत 3 संस्थाएं ऐसी हैं जो पीएम दक्ष योजना का कार्यान्वयन करेंगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास प्राधिकरण यानी कि निगम, NSFDC। दूसरा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, NBCFTC। तीसरा है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, NSKFDC। वर्ष 2021-22 के दौरान इन तीनों निगमों के माध्यम से लक्षित समूहों को लगभग 50,000 लोगों को कौशल विकास प्राधिकरण प्रदान करने का, मतलब प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका लक्ष्य क्या है कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान 50,000 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके,
कौशल प्रशिक्षण से संबंधित कुछ पुरानी योजनाएं हैं, कुछ अन्य योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। 3.0 का मतलब क्या है कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण है, स्टेज है। वर्ष 2021 में 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराकर भारत के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की गई है। दूसरी योजना है राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना। इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था और इसके तहत जो भी ऐसे युवा हैं जो रोजगार चाहते हैं उनको पंजीकरण कराया गया और उनको मुफ्त ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि उनको ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। यह जो परियोजना है वो केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, यानी कि एक और योजना है संकल्प, तीसरी योजना। यह योजना अभिसरण और समन्वय के माध्यम से जिला स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। बेसिकली ये विकेंद्रीकृत परियोजना है संकल्प, और ये राज्य के जो जिले हैं जिले स्तर पर ये अपने आप को फंक्शन करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ संकल्प में वर्ल्ड बैंक की भी हिस्सेदारी है, क्योंकि ये फाइनेंशियली असिस्ट कर रही है वर्ल्ड बैंक। ओके। चौथी योजना है कौशल्याचार्य पुरस्कार। ये पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो प्रशिक्षक हैं, जो ट्रेनर हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उनको दिया जाता है ताकि उनके योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके और प्रशिक्षकों को कौशल भारत मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरणा दी जा सके, मोटिवेट किया जा सके। प्रेरित करने के उद्देश्य से कौशलाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को यानी कि ट्रेनर्स को दिया जाएगा। इसके बाद एक और योजना है श्रेयस। ये मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा श्रेयस योजना चलाई जा रही है। इसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप को आप इंग्लिश में ही समझिएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम। बेसिकली अप्रेंटिसशिप के लिए स्कीम है। इसके माध्यम से जो अगले सत्र आने वाले हैं उसमें स्नातकों को उद्योग और अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें प्रशिक्षण और कौशल देने की योजना शुरू की जा रही है। इसका नाम श्रेयस रखा गया है। छठी योजना है आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण यानी असीम पोर्टल। इसे वर्ष 2020 में शुरू किया गया है और यह पोर्टल कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करता है। यह ऐसा पोर्टल है जो लोगों को लिवलीहुड के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जो अपने लिए आजीविका खोज रहे हैं उनको मदद प्रदान करता है। तो ये सारी योजना किससे रिलेटेड थी? स्किल डेवलपमेंट से। ओके, कोई डाउट यहां तक? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। आप सभी को पता है कि इसका पहला फेज अभी तक इसका मतलब चल रहा था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0। अब उसको आप कह सकते हैं क्योंकि 2.0 आ गया है। 2.0 का मतलब क्या हो गया? ये योजना का सेकेंड फेज है। ओके, प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 PMUY 2.0 की शुरुआत की है। और यहां से महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी शुरुआत यूपी से की गई है, महोबा जिले से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है ना? इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यूपी में अब चुनाव लगे हुए हैं 2022 में, तो अब इस योजनाओं की शुरुआत कहां से होनी है? उत्तर प्रदेश से ही होनी है।
तो जो उज्ज्वला योजना 2.0 है वो उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू हुई है। इसकी घोषणा 21-22 के बजट में वित्त मंत्री ने की थी उज्ज्वला योजना के विस्तार को लेकर, और इसमें कहा गया था कि 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। मतलब कि इसके तहत उज्ज्वला 2.0 के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को इसमें जोड़ा जाएगा। जो लोग लाभ ले चुके हैं उसके अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों को इस स्कीम के तहत ऐड किया जाएगा। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, डेट याद रखिएगा, 1 मई 2016। कब? 1 मई, 1 मई 2016। 16 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सरकार बीपीएल परिवारों को घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती है। कैसा कनेक्शन उपलब्ध कराती है? घरेलू रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती है। इसकी शुरुआत इससे पहले यूपी के बलिया जिले से की गई थी, ठीक है ना। 16 वहां भी याद रखिएगा। तब 17 में इलेक्शन लगा हुआ था यूपी में, तो बलिया से कर दी गई थी। अब 22 में इलेक्शन लगा है तो महोबा से कर दी गई। याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। आप कनेक्ट करके ताकि ज्यादा समय तक याद रहे, एटलीस्ट एग्जाम तक याद रहे आपको। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है उज्ज्वला योजना। कौन मंत्रालय इसके सहयोग से? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके तहत चूंकि बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है, तो बीपीएल परिवार को 1600 रुपए की अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है। 1600 रुपए तक की अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरे चरण में एलपीजी कनेक्शन के अलावा इसमें एक लाभ और दिया जा रहा है कि अभी तक एलपीजी कनेक्शन तो मुफ्त दिया ही जाता था, लेकिन अब की बार 2.0 में जो पहले सिलेंडर की रिफिलिंग होगी और गैस चूल्हा जो होगा वो भी मुफ्त मिलेगा, फ्री होगा। लाभ उठाइए फिर इसका। पहले गैस सिलेंडर की रिफिलिंग फ्री होगी, यानी कि एक सिलेंडर आपको भरा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप जब पहला भरा हुआ सिलेंडर रिफिल कराने जाएंगे तब फिर वो सिलेंडर भी आपको फ्री में रिफिल होकर मिलेगा। गैस चूल्हा भी इसके साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। यहां तक कोई किसी को कोई डाउट होने वाली बात है भी नहीं, ना डाउट होगा आपको। नेक्स्ट है आरबीआई की मौद्रिक नीति, अभी हाल ही में रिलीज की गई है। तो क्या है ये आरबीआई की मौद्रिक नीति? आरबीआई ने 2 मासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की है, और अपनी समीक्षा में आरबीआई ने साल 2020-21 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग इसको लास्ट में कवर करेंगे मौद्रिक नीति को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? सबसे पहले तो मैंने आपको पूरा वो पढ़ाया था चार्ट, एक याद होगा आपको, 52 टाइगर रिजर्व की एक चार्ट पढ़ाई थी हमने आपको। देखिए इस प्रकार के जो भी नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सब आप रट लीजिए कौन सा कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है ना। अब ये अभी क्यों चर्चा में है इसको समझते हैं। कोडागू एक जगह है जो चाय के बागानों और कॉफी के लिए बहुत फेमस है साउथ इंडिया में। ये चर्चा में है क्योंकि कोडागू के स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को और राज्य को अधिकारियों को एक याचिका भेजी है जिसमें कहा गया है कि नागरहोल नेशनल पार्क, जिसका दूसरा नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका नाम बदल दिया जाए और इसका नाम बदल कर रखा जाए जनरल करियप्पा नेशनल पार्क। इसलिए चर्चा में आ गया। तो आप समझते हैं क्या है। तो इनके नाम पे रखने के लिए बात चल रही। जनरल करियप्पा कौन है ये? एक्चुअली ये फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, ठीक है। ये कोडागू के ही रहने वाले थे, कोडागू से ही इनका संबंध है। तो ऐसे में ये दावा किया गया है कि लगभग 6000 लोगों ने जो हस्ताक्षर करके याचिका पीएमओ को भेजी है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भेजी है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क यानी कि नागरहोल नेशनल पार्क का नाम बदलकर जनरल करियप्पा
नेशनल पार्क नाम इसका रखा जाए। जनरल करप्पा इसलिए भी फेमस है क्योंकि वो पहले भारत के इंडियन कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने 1947 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान वेस्टर्न फ्रंट पर सेना का नेतृत्व किया था। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी तट की तलहटी पर स्थित है और यहाँ से लेकर ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों और दक्षिण में केरल राज्य तक फैला हुआ है। ठीक है ना, आपको पता है पश्चिमी तट कहाँ पर है, अच्छे से समझने के लिए पहले तो इरेज करते हैं। देखिए ये पार्ट है इंडिया का, ये अरेबियन सी है, ओके। तो ये वाला जो पार्ट है यही है वेस्टर्न घाट। इसमें महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर, देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और लास्ट में थोड़ा सा तमिलनाडु का पार्ट भी इसमें शामिल होता है। तो ये वेस्टर्न घाट इस तरफ रहता है भारत के पश्चिमी छोर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट की तलहटी पर है, तो जहाँ पश्चिमी घाट खत्म हो रहा है उसकी तलहटी उसके निचला भाग होगा, तो वहां से शुरू होकर ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों और दक्षिण में केरल राज्य तक फैला हुआ है। चूंकि नागरहोल कहाँ है, कर्नाटका राज्य में स्थित है। विशेष रूप से पार्क भारत के कर्नाटक राज्य के कोडगु जिले में स्थित है और मैसूर जिले में संयुक्त रूप से पाया जाता है, यानी कि कोडगु जिले और मैसूर जिले में मिला हुआ ये पाया जाता है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है या उद्यान के नाम से जाना जाता है। इस पार्क को 1999 में 37वें टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1999 में 37वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है, ठीक है ना। अब आप जितने भी भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी एक सूची निकालिएगा, गूगल करिएगा या आपके पास जो एनवायरमेंट की बुक है उसमें दिया होगा, उनको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा लक्ष्मण तीर्थ नदी, सरतीहोल, नागरहोल और बालेहाल और कबनी नदी का जल इस क्षेत्र में प्रवाहित होता है जहां नागरहोल नेशनल पार्क है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के साथ साथ ये अपने एशियाई हाथियों के लिए भी जाना जाता है, यानी कि एशियन एलिफेंट्स के लिए भी जाना जाता है। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। किससे? बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में। और मुडुमलाई कहाँ है? केरला में। इन दोनों के बीच में ये सटा हुआ है। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच में कबनी जलाशय है या कबनी नदी आप कह सकते हैं, वो नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच में सिचुएटेड है। एक बार पूछ लिया गया था कि निम्न में से एक नदी का नाम, ठीक है ना, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, ठीक है, और ऑप्शन दे दिए गए थे आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, कौन सी स्पीशीज डेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है या किस रेड लिस्ट की किस श्रेणी में शामिल है। ओके, इसके बाद एक और टॉपिक है आज का, धनगर समुदाय, धनगर कम्युनिटी। ये क्यों चर्चा में बनी हुई है? ये गोवा का जो धनगर समुदाय है वो लगातार अपने को एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल होने का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने धनगर को एक पृथक जनजातीय समुदाय मानने से इनकार कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों ने ही इसी मुद्दे को लेकर पिछले महीने गृह मंत्री से मुलाकात की, चर्चा किया, लेकिन इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। इसीलिए ये मुद्दा धनगर समुदायों का चर्चा में। तो समझते हैं कौन है लोग। इन्हें गोवा में गौली धनगर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये गोवा के महादाई वन्यजीव अभ्यारण्य,
महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के क्षेत्र में धनगर समुदाय रहता है। गोवा के प्रमुख नृत्यों में एक है धनगर नृत्य। और गोवा ही नहीं, महाराष्ट्र में भी धनगर महिलाएं फुगड़ी नृत्य का आयोजन करती हैं। ये फेमस है महाराष्ट्र का। देखिए आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा पूरा। धनगर समुदाय इनके, और इसके अलावा इनको अपने इलाकों से कई बार धनगर समुदाय को विस्थापित भी होना पड़ा है। अभी हाल ही में वो फिर से विस्थापित होने के खतरे से जूझ रहे हैं। धनगर जाति को 14 नवंबर 1952 में उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने एसटी का दर्जा दिया था, ठीक है, एससी एसटी में शामिल कर लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें एससी एंड एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उन्हें किसी भी समुदाय में रहने का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। धनगर जाति जो भारत के राज्य गोवा, अब देख लीजिए कौन कौन से राज्यों में रहती है। गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में निवास करती है। तो इसका आप समझिए कितनी बड़ी मात्रा में है जनसंख्या, ठीक है ना। धनगर समुदाय की में जन्मी ही थी रानी अहिल्याबाई। किस समुदाय की थी? धनगर समुदाय की थी, ठीक है ना। और लगभग मैं आपको बता दूं यहाँ पर 9% की आबादी है धनगर समुदाय की टोटल पॉपुलेशन। ब्लू आर्मी इनिशिएटिव क्या है? ये ब्लू आर्मी इनिशिएटिव, यहां तक किसी को कोई डाउट? देखिए ये इंटरनेशनल न्यूज है। इंटरनेशनल इवेंट है ये ब्लू आर्मी इनिशिएटिव। इसको यूएई ने इनिशिएट किया है। यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब अमीरात के ऊर्जा एवं अवसंरचना मंत्रालय द्वारा सपोर्टिंग आवर ब्लू आर्मी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसको ब्लू आर्मी इनिशिएटिव कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो समुद्री कर्मचारी हैं, नाविक हैं, इनकी जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, उनके लिए जागरूकता या लोगों के प्रति उनके प्रति एक पॉजिटिव जो इमेज है वो क्रिएट करना। नाविकों, समुद्री जहाजों के मालिकों और ऑपरेटिंग कंपनियों के अधिकारों को इस पहल के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी ब्लू आर्मी इनिशिएटिव के तहत। और अपने जहाजरानी उद्योग को मजबूती देने के लिए यूएई ने इस पहल को उठाया है। किसको? जहाजरानी यानी शिपिंग इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए यूएई ने ब्लू आर्मी इनिशिएटिव को आगे किया है। यूएई अरब अमीरात की एक खास बात है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की एक खास बात यह है कि इसका अपना गवर्नमेंट एक्सीलेंस सिस्टम है, जिसके तहत एनहांसिंग वेलबींग यानी कि कल्याण में वृद्धि करने का एक क्राइटेरिया भी यूएई की गवर्नमेंट अपना निर्धारित करती है, जिसके जरिए वो अपने यहाँ गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देती है। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ग्लोबल मैरीटाइम हब है और यूएई ने कोविड की महामारी को देखते हुए 2,14,000 से अधिक समुद्री नाविकों की सहायता की है और उन्हें देश में भी सकुशल वापस जो उनके देशों में भेजा है, ठीक है ना। संयुक्त अरब अमीरात एक लॉजिस्टिक हब भी है। आपको पता है ये खाड़ी देशों में आता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप यहीं से समझ गए होंगे। देखिए जितने भी खाड़ी देश हैं उनकी मैपिंग आप जरूर करिए, डेली करिए, खाते पीते समय कर लीजिए। एटलीस्ट आप एक बार मैप खोल के देख लीजिए। पहले तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मैप लिया ही नहीं है, जिन्होंने अभी मैपिंग करना स्टार्ट ही नहीं किया है। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, क्या आप लोगों की मैपिंग की क्लास स्टार्ट कर दी जाए नेक्स्ट वीक से? अच्छा ज्योग्राफी, यही जरा बता दीजिए कि ज्योग्राफी में आपके किन टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया गया है? फिर नेक्स्ट वीक से मैपिंग की क्लास आपकी
शुरू कर दीजिए। 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 क्लासों में सारे कॉन्टिनेंट आपके कवर कर दिए जाए। देखिए मैपिंग से 2 से 3 प्रश्न आपके निश्चित डेफिनेटली आने हैं यूपीएससी में। डिपेंड करेगा कि आपने फिर मैपिंग कैसे की है, तभी उन क्वेश्चंस को आप टैकल करने की स्थिति में आ पाएंगे। चलिए बताइए ज्योग्राफी का कितना सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया गया है? 5 मिनट दे रहे हैं आपको, सॉरी 5 मिनट कह रहे हैं, 2 मिनट है आपके पास। आप सोच के कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिजिकल ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई है। देखिए आप एक चीज समझिए, ज्योग्राफी के लिए आप एक काम करिए तब तक कि आप एनसीईआरटी क्लास 11th ये पढ़ते रहिए। इनको अगर आपने पढ़ना नहीं शुरू किया तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको सबसे ज्यादा, इतनी हेल्प आपकी कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा इतनी हेल्प जितनी ये एनसीईआरटी आपकी हेल्प करने वाली है। तो इसलिए इन एनसीईआरटी बुक्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन की किताबें आपको पढ़नी है, दोनों किताबें पढ़नी है। 11th की 2 बुक्स आती हैं ज्योग्राफी में, दोनों बुक्स आपको कंप्लीट करनी है। एक इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है और दूसरी फिजिकल ज्योग्राफी। थोड़ी सी लैंग्वेज स्टफ मिल सकती है शुरुआत में, कोई बात नहीं। आप पहले रीडिंग थोड़ा तेज करिए, फिर दूसरी रीडिंग में थोड़ा स्लो से पढ़िए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, तो सर यूएई एक लॉजिस्टिक हब है जो ग्लोबल शिपिंग लाइंस को लिंक करता है। 21,000 से अधिक समुद्री जहाज प्रतिवर्ष इसके बंदरगाहों पर पहुंचते हैं। यूएई के ऊर्जा और अवसंरचना मंत्रालय के अनुसार 20,000 से अधिक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कंपनियां यूएई में ऑपरेट करती हैं, और यूएई के बंदरगाहों पर हर साल 17 मिलियन से अधिक कंटेनरों को हैंडल किया जाता है। ऐसे में अपने देश और अन्य देशों के समुद्री नाविकों, कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त अरब अमीरात को आगे आना मैरीटाइम गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओके, चलिए सही से देख पाए, मैं इरेज कर देता हूं इसको। नेक्स्ट है आईआर से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आईआर की क्लास हो गई होगी आपकी। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आईआर। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत अमेरिका परमाणु समझौता अभी ये चर्चा में क्यों है? ये हालांकि ये परमाणु समझौता हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। लेकिन अभी वर्तमान में ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने अपनी बुक में ये कहा है कि जो वामपंथी दल थे उन्होंने 2008 में हुए भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का विरोध इसलिए किया था क्योंकि वो इस मामले में चीन से प्रभावित थे, उनके ऊपर चीन का इफेक्ट था। हालांकि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के साथ भारत को एनएसजी से छूट मिल गई थी। हालांकि हम एनएसजी में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन उसको छूट मिल गई थी। फिर भी जो हमारी ग्रीन फील्ड परियोजनाएं हैं उनकी प्रगति कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। ओके, क्या होती है ग्रीन फील्ड परियोजनाएं? चलिए बताइए। इनको आप अगर एक लाइन में या साधारण तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें तो ग्रीन फील्ड परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जो बिल्कुल नए सिरे से शुरू की जाती हैं, यानी कि जिनका आधार बिल्कुल न्यू होता है। इससे पहले उनकी किसी भी कार्य या परियोजना पे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया था, वो होती है ग्रीन फील्ड परियोजनाएं। देखिए 2 प्रकार की परियोजनाएं होती हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ये होते हैं नए प्रोजेक्ट और ये होते हैं पुराने प्रोजेक्ट
जिनको या तो रेनोवेट करना होता है, ओके, या फिर उनमें सुधार करना होता है, या फिर उसी जगह कोई नई चीज बनानी होती है। जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को अगर और बड़ा करना हो, फिर किसी को टेंडर दिया जाए इस परियोजना के लिए, तो वो कैसा प्रोजेक्ट होगा? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। लेकिन मिर्जापुर में कोई नया एयरपोर्ट बना हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा हो, और फिर जीएमआर को या किसी अन्य कंपनी को, अडानी ग्रुप को ये टेंडर दिया जाए कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाइए आप मिर्जापुर में, तो फिर वो क्या होगा? वो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। अभी आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है ना? तो ग्रीन फील्ड परियोजना का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें किसी पूर्व कार्य परियोजना का अनुसरण नहीं किया जाता है। अवसंरचना में अप्रयुक्त भूमि पर तैयार की जाने वाली परियोजनाएं, जिनमें मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें ग्रीन फील्ड परियोजना कहा जाता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। अब बात करते हैं एनएसजी समूह की, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु निर्यात और परमाणु से संबंधित निर्यात के निर्यात देशों को सेटों को कार्यान्वयन से क्या करता है? संचालित करता है। कहने का मतलब यह है कि ये विश्व में परमाणु के से संबंधित जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है उस पर निगरानी करता है, और परमाणु से संबंधित कोई भी विश्व में कोई लेन देन होता है, परमाणु हथियारों को जो उनको मतलब आप कह सकते हैं अप्रसार करने में ये योगदान देता है। एनएसजी जो समूह है ये बेसिकली बना था 1974 में, जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप एनएसजी को बनाया गया। क्यों बनाया गया इसको 1974 में? क्यों? क्योंकि भारत ने भी परमाणु विस्फोट कर लिया था 1974 में इंदिरा जी के समय में। तो विश्व ने कहा कि ऐसे तो कोई भी देश आएगा और परमाणु विस्फोट कर लेगा और अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना लेगा, तो उसने इसी प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए जितने भी परमाणु संपन्न देश उस समय तक थे, यानी कि जब तक कि भारत ने परमाणु विस्फोट नहीं किया था, उससे पहले जितने देशों ने परमाणु विस्फोट कर लिया था, उन देशों ने इसका गठन किया और कहा कि अब कोई भी नया देश परमाणु विस्फोट या नहीं करेगा। और ये निश्चित किया कि जितने भी देश थे जिनके पास परमाणु से रिलेटेड टेक्निक थी या उनके पास यूरेनियम या थोरियम के भंडार थे, उनको इसमें शामिल कर लिया गया। लगभग इस समय 48 देश इसमें सहयोगी के रूप में शामिल है, भारत नहीं। तो भारत को काउंटर करने के लिए इसे 1974 में बनाया गया था। ओके, एनएसजी के दिशा निर्देश प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने राष्ट्रीय कानूनों तथा प्रथाओं के अनुसार लागू किए जाते हैं और एनएसजी सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। अब बात करते हैं ये जो न्यूक्लियर डील थी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में और भारत अमेरिका की पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए आप समझिए कि 1947 में जब हम आजाद हुए तो नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो आपको पता है कि किसी भी विदेश नीति में जो भी हमारा नेतृत्व होता है उसकी पर्सनालिटी का बहुत इफेक्ट पड़ता है। और आपको पता है कि चूंकि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, वैसे ही शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वार किन किन देशों के बीच में? यूएसए और रशिया के बीच में, यानी कि उस समय का ये यूएसएसआर था। कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर में रशिया चाहता था कि जो नए देश थे जो आजाद हो रहे थे वो उसकी तरफ शामिल हो जाएं। यूएसए चाह रहा था कि जो देश अभी नए नए आजाद हो रहे हैं वो उसकी तरफ शामिल हो जाएं। लेकिन भारत किसी भी खेमे में जाने के पक्ष में नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अभी पूंजीवादी शक्ति के चंगुल से छूटकर बाहर आया था, जैसे ब्रिटेन से आजाद हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि भारत ने थर्ड वर्ल्ड देशों को अपने साथ लिया और नैम की स्थापना की, नॉन अलाइंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कर दी। अब इसमें चूंकि भारत महत्वपूर्ण भूमिका में था, तो ना तो वो यूएसएसआर की तरफ गया और ना ही वो अमेरिका की ओर गया। उसने अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को जारी रखा। हालांकि शुरुआत में अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका झुकाव, चूंकि हमने नैम को अपना लिया, ठीक है ना, तो फिर इनका झुकाव पाकिस्तान की ओर हो गया। तो उनको एशिया में उनको एक विश्वस्त जो देश चाहिए था जिससे उनकी जो मंसूबे थे एशिया में अपनी पावर को
स्टेबलाइज करने के लिए वो उनकी पूरी हो सके। अब चूंकि भारत का झुकाव थोड़ा सा नेहरू के कारण समाजवाद की तरफ था, तो ना चाहते हुए भी नेहरू रशिया की ओर झुकाव रखते थे, ठीक है ना। और आजादी के बाद हमने जो प्लानिंग कमीशन बनाया वो भी समाजवादी आर्थिक जो प्रणाली थी उसी की झलक थी। ओके, हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू की। उसके लिए भी हम यूएसएसआर से, उस समय की आज का रशिया और उस समय की यूएसएसआर से ही प्रभावित थे। तो अब हम चूंकि ना चाहते हुए भी रशिया से प्रभावित थे, ठीक है ना, तो क्या था कि हमारा झुकाव भी रशिया की ओर हो गया और फिर हमने अपनी रक्षा खरीद के सौदे या अन्य तरीकों के लिए हमने रशिया से समझौते भी किए। और इसीलिए आज हमारा झुकाव जरूर पश्चिमी देशों की ओर है, खासतौर से यूएसए की तरफ है। अभी इसकी भी चर्चा करेंगे कैसे धीरे धीरे बना, ठीक है ना। और गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम की शुरुआत 1961 में हुई बेलग्रेड से। हेडक्वार्टर है इसका नैम का, कहां पर? जकार्ता में। जकार्ता कहां है जल्दी से बताइए आप लोग, 10 सेकेंड में कमेंट करिए। जकार्ता जल्दी बताइए। इंडोनेशिया। ओके, चलिए। हालांकि चीन का जब उदय हुआ, ठीक है ना, अभी तक तो हम नहीं जा रहे थे, यूएसए हमारी तरफ नहीं शामिल हो रहा था, लेकिन चीन के उदय होने के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने ये सोचा कि भारत को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया जाए ताकि चीन को नियंत्रित किया जा सके। भारत को फायदा देना उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन चीन को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना भारत के थ्रू, ये यूएसए का मकसद था। इसी को सफल बनाने के लिए उन्होंने भारत को लुभाने का प्रयास किया और लुभाने में सबसे बड़ा जो रोल था वो था जो हमने यूएसए के साथ असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी और यूरेनियम तक अपनी पहुंच को बनाने के लिए परमाणु समझौता किया। इसी को 1-2-3 समझौता भी कहते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हाँ, अब यूरेनियम को हमारे जो परमाणु रिएक्टर्स थे उनकी आवश्यकता है और चूंकि हम एनर्जी के पार्ट नहीं है तो हम बहुत दिनों तक वर्ल्ड से अलग थलग नहीं रह सकते हैं। हमको यूरेनियम हासिल करने में बहुत समस्याएं हो रही थी, ठीक है। तो फिर हमने भारत यूएस असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2008 में भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया गया। तो तब से लेकर और आज तक, आप 2021 में हैं, तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं यूएस और भारत के बीच में, उन पे निरंतर बढ़, जैसे हमने बीच में लिमोवा किया, भारत के प्रधानमंत्री कई बार वहां गए, ठीक है ना, हमने वहां हाउडी मोदी किया, उन्होंने यहाँ आए नमस्ते ट्रंप किया, बड़ी संख्या में हमने वहां आप्रवासी लोगों को संबोधित किया। और चूंकि भारत की एक बड़ी लॉबी आप्रवासी लोगों की यूएस में रहती है जो वहां की गवर्नमेंट पे थोड़ा सा आप प्रेशर बनाने में भी सक्षम है, ठीक है ना। तो जो भारत अमेरिका रिलेशंस हैं वो अब काफी मजबूत हो गए हैं। अब जो ये भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ, इससे हमें एनर्जी से कुछ छूट मिली, ठीक है ना। सबसे बड़ा पहलू यही था कि जो एनर्जी हमारे ऊपर लगाम लगाने के लिए बना था उसने हमें कुछ छूट देने का फैसला किया। और खास तौर चूंकि हमें सदस्य तो बने नहीं थे, सदस्य क्यों नहीं बन पाए थे? क्योंकि चाइना इसमें हमारा विरोध करता है। हमें एनर्जी समूह में हमें आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस हमारा सपोर्ट करता है, रशिया भी हमारा सपोर्ट करता है और अन्य देश भी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश हमारे सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा विरोध कौन करता है? सॉरी बच्चा लोग, आज हमारा विरोध करता है चाइना। ओके, तो हमने क्या किया कि बहुत सारे देश थे उनसे हमें इंडिविजुअल समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन अब चूंकि हमें एनर्जी से छूट मिल गई है तो हम वो समझौते करने में भी सक्षम हो गए हैं। इसके अलावा हमें अलग से कार्यक्रम बनाना होता है, असैन्य परमाणु कार्यक्रम अलग और सैन्य कार्यक्रम अलग। और जो भी हमारे असैन्य परमाणु कार्यक्रम हैं
उन्हें हमें IAEA की सुरक्षा उपायों के तहत रखा जाता है, यानी कि इनकी निगरानी में हम अपने आसन्न परमाणु कार्यक्रम चला सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी में या उनके देख रेख में। फिर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी, यानी कई देश अब हमारे पास प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को तैयार हो गए। भारत को उन राज्यों से या देशों से संवर्धन और उन्हें पुनः संसाधन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से पहले हमें रोका जाता था, जो कि हमारे पास नहीं थी। अब भारत को उनके प्रसार को सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भी समर्थन करना चाहिए। अब जो भी हम प्रयास कर रहे हैं परमाणु क्षेत्र में, तो अब क्या होगा कि अब हमें इसमें सफलता मिलेगी, किसको लेकर, जो हमारे प्रयास हैं उसमें दूसरे देश हमको सपोर्ट करने वाले हैं। महत्व तो क्या था इस समझौते का जो 2008 में किया गया, कि हम कई सारे देशों के साथ समझौता कर पाए, जैसे अमेरिका, फ्रांस, रशिया, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूके, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, कोरिया, इन सब के साथ हम क्या कर पाए, समझौता कर पाए। लेकिन हमारा समझौता सबसे अलग अलग था। जैसे यूएस से, फ्रांस से हमने समझौता किया तो तकनीकी के लिए किया, लेकिन कजाकिस्तान से हमने समझौता किया तो यूरेनियम के लिए किया। ओके, इसके बाद फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस से यूरेनियम के आयात के लिए अलग से विशेष समझौते किए। फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रशिया से। इसके बाद तकनीकी का तो किया ही किया, लेकिन यूरेनियम, चूंकि यहाँ यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है ना, तो यहां से यूरेनियम को लेने के भी हमने विशेष समझौते किए। इसके अलावा क्या एक फायदा हुआ कि भारत को मान्यता मिल गई, कैसा, परमाणु हथियार राज्य होने की मान्यता। अभी तक कोई भी विश्व के अन्य देश हमको परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं मानते थे, लेकिन 2008 के बाद अनऑफिशियली ही सही, लेकिन भारत को एक जिम्मेदार परमाणु हथियार राज्य होने का मान्यता मिल गई है। देखिए, विश्व में कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उन्हें अभी भी परमाणु संपन्न राष्ट्र होने का जो दर्जा है वो नहीं मिल पाया है। ओके, क्यों नहीं मिल पाया है? क्योंकि उन्हें जो इस तरह के देश हैं, विकसित देश हैं या संस्थाएं, उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा परमाणु संपन्न देश नहीं है, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे। जैसे इस श्रेणी में आते हैं इजराइल, पाकिस्तान, भारत भी इसी श्रेणी में आता है, उत्तर कोरिया, ये सारे देश इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना, जिन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन इनके पास परमाणु हथियार हैं। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूती मिली, दोनों देश के बीच संबंधों को बढ़ावा मिला। इसके बाद फिर हमने रक्षा व्यापार में उतरे, इसके बाद हमने नवीकरणीय प्रौद्योगिकी में भी हम साथ आए और सहयोग करना शुरू कर दिया। फिर तकनीकी विकास हुआ, भारत में दबाव युक्त जो भारी जल रिएक्टर थे ये विकसित किए गए, जो वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन की लीड बनी हुई है। और सबसे ज्यादा जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से ही हो रहे हैं। साइंस एंड टेक में आप ये पढ़ेंगे रिएक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या है। PHWR एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जो आमतौर पर अपने ईंधन के रूप में गैर समृद्ध प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है। यह अपने शीतलक और मॉडरेटर के रूप में भारी पानी यानी कि ड्यूटेरियम और ऑक्साइड D2O का उपयोग करता है। ठीक है ना, क्या करता है ये अपने ईंधन में, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये पूछा गया है। जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं वो शीतलक के रूप में और मॉडरेटर के रूप में किसका यूज करते हैं? D2O का। ये भारी जल होता है। हल्का जल क्या होता है? H2O होता है। तो यहां पर किसका यूज होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल का प्रयोग होता है। फिर यूरेनियम के आयात में वृद्धि कर पाए हम भारत अमेरिका परमाणु समझौते से, चूंकि हम विभिन्न देशों के साथ यूरेनियम को आयात करने में सक्षम हो गए। लेकिन कुछ मुद्दे हैं और कंसर्न भी हैं। हुआ क्या कि जिस वर्ष हमने ये समझौता किया, 2008 में समझौता किया, और आपको पता होगा कि उसी वर्ष 2008 में क्या आ गया था, सब पता होगा आप लोगों को, ये सब प्राइम क्राइसिस आ गया था और लोगों को
दुनिया को इसका सामना करना पड़ा, लोगों को ही दुनिया को सबप्राइम क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो जो कंपनी थी वेस्टिंग हाउस, जो भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाने के लिए इसने समझौते किए थे, वो वित्तीय संकट का सामना करने लगी और वो उसको नए खरीदार मिल गए, ठीक है ना। तो अब उसने क्या किया कि जो उसने कहा कि अब जो परमाणु परियोजनाओं में भारत में निर्माण करने वाले थे, उन्होंने कहा वो नहीं कर पाएंगे। वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ उनके घटक यानी कि टूल्स जो हैं रिएक्टर्स की, उनकी आपूर्ति तो कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि अब जब हमारे पास तो तकनीकी थी नहीं, तो हमको जो रिएक्टर्स बनाने में जो कम समय लगना चाहिए था, 2-3 साल में तैयार हो जाना चाहिए था, वो रिएक्टर्स बनाने में पूरा 1 दशक लग गया। इसे देखते हुए भारत में फुकुशिमा प्रकार की परमाणु दुर्घटना के मामले में अमेरिकी कंपनियों ने जो दायित्व वहन करेंगे वो भी अत्यधिक अनिश्चित है। क्योंकि इसी बीच में जो सुनामी आई तो फुकुशिमा जो रिएक्टर था जापान का, वो लीक कर गया। तो फिर से एक मामला उठा कि चूंकि जो भोपाल गैस त्रासदी थी उस समय उसका भी केस चल रहा था भारत में। भोपाल गैस कांड पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है, या करंट में कभी आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो भोपाल गैस कांड का जो कंपनी है वो भी, उसका जो हेड था वो भी यूएसए का ही नागरिक था। तो चूंकि हम उस पर अपना काम मतलब जो क्या कहेंगे आप उसको, कि जो आरोप थे वो लगा पाए, लेकिन हम उसको प्रत्यर्पण नहीं करा पाए भारत में। तो जब प्रत्यर्पण नहीं करा पाए तो आप समझिए कि वहां की क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्ट किया, ठीक है ना। उसने कहा कि जो भी मुकदमा चलेगा वो यूएस कानूनों के हिसाब से यूएसए में ही चलेगा। लेकिन भारत में क्या था कि चूंकि घटना भारत में घटी थी तो भारतीय ये चाहते थे कि जो भी प्रोसीजर हो वो भारत में हो। तो फिर जो अन्य कंपनियां थी वहां की, वो भी दबाव महसूस करने लगी, उन्हें वो दायित्व वहन करने के लिए, इस प्रकार के दायित्वों को वहन करने के लिए वो तैयार नहीं थी। फिर भारत की आवश्यकताएं क्या थी? जब ये समझौता हो गया तो भारत की आवश्यकताओं में भी काफी बदलाव आ गया और फिर भारत को केवल रूस पे ही समझौता या जो कह सकते हो आप जरूरत थी उसी पे टिके रहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अन्य देशों के साथ भी वो। लेकिन रूस चूंकि पहले से ही भारत में काम कर रहा था, तो आप ये समझिए कि रशिया ने हमें फिर भी उस समय बहुत सपोर्ट किया। ये हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा था। फिर लागत संबंधी मुद्दा आता है कि चूंकि काम लेट होता चला जा रहा था, तो अब प्रति यूनिट लागत बढ़ती चली जा रही है किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो इसको लेकर भी भारत फ्रांस के बीच में एक मुद्दा बना हुआ है। तो लागत का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। वर्तमान स्थिति अगर देखें तो 2008 के परमाणु समझौते के बाद भारत को परमाणु रिएक्टरों की बिक्री पर चर्चा की जा रही है। इसके बाद 2 समझौते किए हैं अभी तक यूएस ने केवल, एक 2016 में, दूसरा 2019 में। और वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के सहयोग से 6 रिएक्टर स्थापित करने के लिए परियोजना के प्रस्ताव की घोषणा की गई है, लेकिन अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। कब हुआ था? 2008, 2018, लगभग 13 साल होने जा रहे हैं, लेकिन परियोजना पर काम नहीं शुरू हो पाया है। फिर इसके अलावा फ्रांस की एक कंपनी है अरेवा, उसने भी एक परियोजना को भारत में जैतापुर में शुरू करने के लिए जमीन अधिग्रहण कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर देरी हो रही है। इसने जैतापुर महाराष्ट्र में 6 रिएक्टर्स के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग अध्ययन और उपकरणों की आपूर्ति के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक प्रस्ताव भेजा है। तो ये जो अरेवा कंपनी है फ्रांस की, कहाँ प्रोजेक्ट लगा रही है? कई बार आपने पढ़ा होगा पहले करंट में, जैतापुर में। कहाँ लगा रही है? जैतापुर में लगा रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेसलेस असेसमेंट स्कीम इनकम टैक्स। क्या है ये? अभी क्यों चर्चा में रही है? फेसलेस से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हाल ही में आयकर विभाग ने फेसलेस या ई असेसमेंट स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट स्कीम के तहत शिकायतों को दर्ज करने के लिए 3 आधिकारिक ईमेल आईडियों को अधिसूचित किया है। अगस्त 2020 में पीएम ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक मंच के तहत
3 प्रमुख संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की थी। पहली की थी कि कर विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब कि जो फिजिकल इंटरफेरेंस है अधिकारी और करदाता के बीच में, इसको कम किया जाएगा। फिर अगर उसको कोई प्रॉब्लम है करदाता को, तो वो फेसलेस अपील कर सकता है, बिना अपना चेहरा सामने रखे वो अपील कर सकता है, ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और त्वरित न्याय को सुलभ कराया जा सके। और करदाताओं के लिए चार्टर बनाने की बात इसमें की गई थी। 2020 में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया। क्या है इस स्कीम के तहत जो करदाता है और जो कर निर्धारण करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे आयकर विभाग, तो इन लोगों को कार्यालय में जाने का और आयकर से संबंधित मामलों के लिए विभाग के अधिकारियों से मिलने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है ना। फेसलेस असेसमेंट स्कीम को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था एक कुशल और प्रभावी कर प्रशासन को बढ़ावा देना, भौतिक इंटरफेरेंस को कम करना, जवाबदेही को बढ़ाना और टीम आधारित यानी कि टीम वर्क, जिसको मोदी कहते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं, टीम इंडिया, उसके के तहत काम करना। लाभ क्या होगा इस योजना, यह योजना करदाताओं और कर अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने वाले पेशावरों को थोड़ा सा लचीला बनाएगी और इसके परिणाम स्वरूप कर कार्यालय में उपस्थित होने और प्रतीक्षा में लगने वाले समय आदि में कमी के कारण पर्याप्त समय की बचत होगी। अभी हालिया विवाद क्या क्या रहे हैं? सीमा विवाद समाधान समिति जो एक पहल रही है, वो भी हाल में ही शुरू की गई थी, विवाद समाधान समिति। बजट 2021 में वित्त मंत्री ने कर विवादों से करदाताओं से निपटने के लिए घोषणा की थी कि एक विवाद समाधान समिति बनेगी। ओके, जो यह समिति 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक के विवादित आय के छोटे करदाताओं के मामलों को देखने में सक्षम होगी, विवाद समाधान समिति। फिर दूसरी योजना है आईटी डिपार्टमेंट की, विवाद से विश्वास योजना। इसका मतलब क्या है? योजना विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के संबंध में अगर कोई विवाद है तो विवादित कर का अगर 100% जमा कर दिया जाए और अगर कोई विवादित जुर्माना है या ब्याज है या कोई विवादित शुल्क है और उसका 25% भुगतान कर दिया जाए, तो फिर एक मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के आदेश के तहत पूरा निपटान कर दिया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई विवादित कर आपका पड़ा हुआ है तो उसका अगर आप 100% पैसा जमा कर देते हैं तो फिर आपको मामले में आपको मूल्यांकन करके या पुनर्मूल्यांकन करके भुगतान का आपको मामले को निपटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई जुर्माना है, विवादित या कोई ब्याज आपको देना है किसी राशि पर या कोई शुल्क आपको चुकाना है, तो अगर उसका भी आप 25% भुगतान कर देते हैं तब भी इस स्कीम के तहत मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत आपके मामले को निपटा दिया जाएगा। ओके, इसीलिए है ये आईटी डिपार्टमेंट की योजना जिसका नाम है ई असेसमेंट स्कीम। ठीक, कोई डाउट यहां तक? चलिए, उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं रहा होगा अभी आपको। फिर बात करते हैं सिंधु जल समझौते की, इंडस वाटर ट्रीटी। क्या है ये ट्रीटी और अभी हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? देखिए, चर्चा इसलिए है क्योंकि लोकसभा में डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में एक जल संसाधन समिति की स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की गई है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है क्योंकि यह समझौता तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार हुआ था, उस समय की जो परिस्थितियां थी। अब इसको आज के हिसाब से करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, यानी इसमें जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जो आज बहुत रिलेवेंट है, वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा जो आज बहुत रिलेवेंट है, पर्यावरणीय प्रभाव जैसे विषय भी इसमें शामिल नहीं थे जो आज बहुत रिलेवेंट है। तो इनको भी शामिल करने की आवश्यकता है और कहा गया है इस पर दोबारा पुनर्विचार किया जाए। चलिए अब बात करते हैं
इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रहे बदलावों के चलते इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और रिपोर्ट के मुताबिक उस समय भारत और पाकिस्तान ही दोनों देशों का जोर बांधों, नहरों के निर्माण और विद्युत ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से नदी प्रबंधन तथा पानी के उपयोग तक सीमित था। लेकिन वर्तमान में अब इन मुद्दों की प्रासंगिकता बदल गई है और दूसरे मुद्दे हावी हो गए हैं। देखिए क्या है, ये जो भारत है और ये पाकिस्तान है, ये देखिए, ठीक है। दोनों देशों के बीच से नदियां बहती हैं, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास, ठीक है ना। तो अब ये जो नदियां हैं इनका पानी दोनों देश यूज करते हैं। इसीलिए ये चूंकि पूरी सब जो बॉडी है इसी को कहते हैं सिंधु जल तंत्र। तो इसी सिंधु जल तंत्र पर समझौता हुआ था 1960 में, 60 साल पहले 1960 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? विश्व बैंक की अध्यक्षता में इसको संपन्न किया गया था 1960 में। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गईं और संधि के तहत सिंधु प्रणाली की 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ, जो भारत से बहते हुए पाकिस्तान में जाती हैं। इसमें पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज, इन पर भारत का एक छत्र अधिकार दे दिया गया और कहा गया कि आप इसका पूरा पानी यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रावी, व्यास और सतलज का। लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र की नदियां थी यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम, इसका कुछ पानी आपको पाकिस्तान को भी देना होगा, ऐसा समझौता हुआ था, ठीक है ना। सिंधु जल प्रणाली में खासतौर से सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज की नदियां शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को ज्यादातर भारत और पाकिस्तान साझा करते हैं। इसका एक बहुत छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला हुआ है। क्योंकि जो सिंधु नदी जल तंत्र है वो कहां से निकलता है? चाइना से निकलती है सिंधु नदी, और इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं वो इन दोनों देशों को भी थोड़ा थोड़ा टच करती। तो ये है सिंधु जल प्रणाली। कब हुआ समझौता? 1960 में। 3 नदियां कौन कौन सी? रावी, व्यास और सतलज, जिन पर भारत का एक छत्र राज होगा, उनका पूरा पानी यूज कर सकती हैं या उनका यूज करने में वो सक्षम होंगे। लेकिन सिंधु, झेलम और चेनाब का कुछ पानी पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा। सबसे अहम, ये समझौता किसके मध्यस्थता में हुआ? तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ। फिर अभी हाल ही में आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजीव गांधी के नाम पर जो पुरस्कार था, खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। मोदी जी ने अभी हाल ही में घोषणा की। आपको पता है कि इस तरह की घोषणा करने में हमारी सरकार बहुत आगे है, नाम बदलने में खासतौर से, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। कोई खराब बात नहीं है, अच्छी चीज है। सब सरकारें अपने हिसाब से अपने नाम रखती हैं, ठीक है ना। तो अब समय आ गया है कि मेजर ध्यानचंद को भी कुछ अच्छी तरीके से याद किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि हर परियोजना में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो अब समय आ गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है, जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। यह सम्मान 1991-92 में शुरू किया गया और इसमें एक पदक, सम्मान सहित एक प्रमाण पत्र और नगद इनाम मिलता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। कौन था? विश्वनाथ आनंद थे, और इसे 1991 और 1992 में प्रारंभ किया गया था। मेजर ध्यानचंद के बारे में समझ लीजिए कि 16 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में शामिल हुए थे और हॉकी खेलना शुरू किया था। हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने 1928, 32 और 36 के ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया और तीनों ही बार देश को गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाबी हासिल की। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 1928, 1932 और 1936 में भारत को, जब भारत आजाद नहीं था तब भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। सोचिए आज भारत आजाद है तो हम एक गोल्ड मेडल ला पाए, उसी पे जश्न मनाना। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को मनाना चाहिए, लेकिन क्या इस पे संतुष्ट होना ये अच्छी चीज है? मुझे नहीं लगता कि इस पे संतुष्ट होना कोई अच्छी चीज है। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति की, ठीक है।
इस यहाँ पर हम इसको डिटेल में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति जारी की है, मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की है, इसको MPR भी कहते हैं। इसने लगातार 7वीं बार नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा है, यानी कि जो इसकी नीतिगत दरें हैं, रेट्स हैं, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन पर कोई बदलाव भी बात करेंगे, कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्र तथा राज्यों से मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए, यानी महंगाई, मुद्रास्फीति भी पढ़ा अपनी इकोनॉमी में, तो उसके दबाव को कम करने के लिए अपील की है कि ईंधन पर जो वो टैक्स ले रहे हैं, फ्यूल टैक्स जो ले रहे हैं, उसको कम करें। मौद्रिक नीति की रिपोर्ट क्या है कि MPR को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कौन निकालता है मौद्रिक रिपोर्ट? मौद्रिक नीति समिति, MPC, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल, MPC। ये जो नीति है इसको विकास को ध्यान में रखते हुए, डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा है। MPC 4% की मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति को निर्धारित करती है, ठीक है ना। आरबीआई का गवर्नर MPC का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन कौन से रेट्स को अपरिवर्तित रखा गया है इसके तहत? रेपो रेट 4% पर, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर, सीमांत स्थायी सुविधा MSF को रखा गया है 4.25% पर, और बैंक दर को रखा गया है 4.25% पर। ओके, तो रेपो, रिवर्स रेपो, सीमांत, MSF और बैंक दर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके बाद जीडीपी में आकलन किया गया है, जीडीपी का रिपोर्ट में उसमें कहा गया है कि वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि रियल जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो 9.5 पर बरकरार रखी गई है। मुद्रास्फीति के बारे में कहा कि आरबीआई ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पढ़ा आपने, CPI आधारित मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.1 से संशोधित करके 5.7 कर दिया है। तो अब आपको इस टॉपिक को समझने में भी कोई विशेष समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपने इकोनॉमी में ये टॉपिक पढ़ लिया। बस ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। रेपो और रिवर्स रेपो क्या होता है? देखिए, रेपो दर वह दर होती है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। यानी कि रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा लेती हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है। रिवर्स रेपो में क्या होता है? जिस पर आरबीआई देश के भीतर जो बैंकें हैं उनसे धन उधार ले, मतलब उल्टा होता है। रेपो रेट में बैंक आरबीआई से पैसा लेती है और रिवर्स रेपो में वो रेट होता है, उस रेट पर आरबीआई बैंक से पैसा लेती है। बैंक दर कौन सी रेट होती है? ये वाणिज्यिक बैंकों को निधियों को उधार देने के लिए आरबीआई द्वारा प्रभावित दर है, ये है बैंक रेट। फिर MSF क्या है? सीमांत स्थायी दर क्या है? MSF एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो बैंकें हैं, अनुसूचित शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, के लिए आपातकालीन स्थिति में आरबीआई से ओवरनाइट ऋण लेने की सुविधा होती है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है तो वो जो शेड्यूल्ड बैंक है हमारी, आरबीआई एक्ट 1934 के जो अनुसूची 2 में शेड्यूल्ड बैंक हैं, ठीक है ना, तो उसमें वो बैंक ओवरनाइट ऋण लेने की सुविधा MSF के थ्रू पा सकते हैं आरबीआई से, जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से कम हो जाती है। अंतर बैंक ऋण के तहत बैंक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक दूसरे को धन उधार देते हैं, मतलब एक निश्चित सीमा के लिए, एक निश्चित समय के लिए वो बैंकों को धन उधार देते हैं। फिर बात करते हैं मुद्रास्फीति की, जैसे कि आपने इकोनॉमी में भी पढ़ा था मुद्रास्फीति को, यहाँ भी देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को कीमतों में वृद्धि से है, जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता स्टेपल आदि। मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट में औसत मूल्य परिवर्तन को मापती है। कल आपने इन्फ्लेशन मापने का फॉर्मूला पढ़ा था, बस ये वही बात कर रहा है। मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। आपने पढ़ा था कि मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो घट जाती है। मुद्रा की परचेजिंग पावर घट जाती है, इससे अंततः आर्थिक विकास में मंदी आ जाती है।
ओके, तो आज हमारी जो करंट अफेयर का लेक्चर था उसमें आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को बच्चों को शेयर करिए आप, और रिपीट करते आप इसके नोट्स मत बनाइए करंट के, लेकिन आप वीडियो को बार बार रिपीट करके जरूर देखिए। थोड़ी सी जो स्पीड है वो बढ़ाकर देखिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और रिवीजन करते वक्त आप इस बात का याद रखिए कि आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन अभी कर रहे हैं, इसलिए आप रिवीजन तो जितने भी आपने करंट के लेक्चर दिए हैं उन सब का एक बार आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे हैं उनकी भी थोड़ा सा रीडिंग आप फास्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने मैपिंग करना शुरू नहीं किया है तो आप, अच्छा फिर से मैं पूछ रहा हूं, जो उस समय अगर बच्चे नहीं थे, कितने लोग चाहते हैं कि मैपिंग की क्लास शुरू कर दी जाए? चलिए बताइए, थोड़ा सा समय लेंगे आपका 2 मिनट का, फिर आप लोग फ्री हैं। ओके, ज्योग्राफी पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। इकोनॉमी में कंप्लीट करा रहा हूं, हालांकि इकोनॉमी को भी कंप्लीट करने में लगभग 15 डेज लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी लेट स्टार्ट हुई है ना। तो अब चूंकि लेट स्टार्ट हुई है तो अब इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी आपको, हाँ, एग्जाम से पहले आपकी इकोनॉमी कवर हो जाएगी। ज्योग्राफी आपने जो भी पढ़ा है उसको कवर करिए, और मैपिंग आप डेली डे टू डे लाइफ में करते रहिए। थोड़ा बहुत समय जरूर दीजिए, चाहे आप 30 मिनट आप डेली दीजिए, केवल 30 मिनट दीजिए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका, इन सब को एक एक करके आप देखना शुरू कर दीजिए। और ऑस्ट्रेलिया, इनकी लोकेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन, कौन सी रेखाएं से गुजरती हैं, कितने कितने एंगल के बीच में हैं, अक्षांश और देशांतर के बीच में हैं, कौन सी धाराएं यहाँ से आसपास से निकलती हैं, कौन से पर्वत पठार, कौन से सबसे बड़ा सबसे छोटा है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, ठीक है ना। इस तरीके की कौन कौन सी चोटियां हैं, ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, ठीक है, झीलें, लेक्स कौन कौन सी हैं, तो ये सब आपको। और इसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।